करें जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको पता है कि काबीना का दूसरा इजलास हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत, और उसमें सबसे पहले तो जो अंधोनाक वाक़या कल दहशतगर्दी का पेश आया है कन्फ्यूशियस सेंटर चाइनीज़ कराची के अंदर, उसकी पूरी काबीना ने शदीद मज़म्मत की। और उसके साथ साथ ये भी फ़ैसला हुआ है कि पूरा ओवरऑल जायज़ा लिया जाएगा जो सिक्योरिटी के हालात हैं चाइनीज़ से रिलेटेड, जहाँ जहाँ वो मकीम हैं इस वक्त, चाहे वो मंसूबों पे काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके अलावा भी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तमाम सूबों के अंदर, उसका असर नौ जायज़ा लिया जाए। और जो उससे रिलेटेड एक और ब्रीफिंग भी वज़ारत दाखिला ने दी, जिसमें डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उसको डिस्कस किया गया। और एक पूरा सिक्योरिटी प्लान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत के ऊपर जो CPEC रिलेटेड, चाइनीज़ रिलेटेड जितने मंसूबे हैं और भी जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं स्ट्रेटिजिक, उनके लोग भी जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, उस पूरे सिक्योरिटी प्लान को दोबारा से जायज़ा लेने के लिए वज़ारत दाखिला को कहा गया। जिस ज़म में जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो तमाम सूबों का दौरा करेंगे। आज वो कराची गए हुए हैं और वहाँ जो कराची का वाक़या है कल जो पेश आया, उससे रिलेटेड जितना सूबाई हुकूमत के साथ सिक्योरिटी का पैराफर्नेलिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सारे को रिव्यू करने और इस इंसिडेंट से जुड़े जो इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी है वो उसका आगाज़ हो गया है। और इसमें जो चाइनीज़ एम्बेसी है उनको भी इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि ये इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द मुकम्मल भी होगी और इसमें उनको अपडेट भी रखा जाएगा। उसके साथ साथ जो मुल्क की सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जो नेशनल एक्शन प्लान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत ही कामयाबी के साथ मुल्क का अमन वापस लौटाया था, तमाम सूबाई स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, जहां सूबों ने लीड ली थी और विज़न दिया था और वफाक ने उनको फैसिलिटेट और सपोर्ट किया था, उसका नेशनल एक्शन प्लान का भी फौरी तौर पर दोबारा जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने हदायत कर दी है। और उसमें जो नेक्टा है, जो काउंटर टेररिज्म नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, उसका फौरी तौर पर इजलास बुलाने की भी हदायत हो गई है, जो कि बुलाया जाएगा। और उसमें पूरा नेशनल एक्शन प्लान का जो एम्बिट है, सूबों के साथ भी जो शराकत दारी है और जिस तरह सूबे इसको पहले लीड कर रहे थे, वही उसी कमिटमेंट और उसी जज्बे के साथ इसको दोबारा जो रिवाइव करने की और उसके ऊपर पूरा एक रिव्यू और जायज़ा लेने की हदायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की है। इसके साथ साथ काबीना में आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो सिविल सर्वेंट डायरेक्टरी रिटायरमेंट फ्रॉम रूल्स फ्रॉम सर्विस है, उसका जो रूल्स 2020 बनाया जा रहा था, जिसका मकसद सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को प्रेशराइज करना, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना, उसकी आर्म ट्विस्टिंग करना, वो मकसद था। तो इसको काबीना ने ये फ़ैसला किया है कि इन तमाम सर्विस रूल्स को जो कि उस वक्त बनाए जा रहे थे ख़ास मकसद के लिए, उसको रिव्यू किया जाए, उसका जायज़ा लिया जाए और कोई भी ऐसा कानून साजी या ऐसे रूल्स ना बने जो अफसरान को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। तो इस पर नज़रसानी के लिए काबीना की एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और क्लाइमेट चेंज की फेडरल मिनिस्टर शहरी रहमान साहिबा और रेलवे के फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पर मुश्तमिल ये कमेटी है, जो अगली काबीना की मीटिंग तक फौरी इसके ऊपर जायज़ा लेकर 2 हफ्तों में जायज़ा लेकर ये रिपोर्ट काबीना को पेश करेगी और उसके मुताबिक काबीना जो है वो इसका फ़ैसला करेगी। उसके बाद जी काबीना ने जो मौजूदा EOBI के चेयरमैन हैं शकील मंगरेजो साहब, उनकी जो खिदमात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को देने के हवाले से मंजूरी दे दी है। काबीना ने आसिम अहमद को बतौर चेयरमैन FPR तानियात करने की भी आज मंजूरी दी है। इसके साथ साथ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ पिछले 4 साल हमने देखा, उसमें वज़ारत दाखिला को ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ज़िम्मेदारी सौंपी है कि वो तमाम सूबों के साथ मिलकर
नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा से रिव्यू करें और उसके अंदर तमाम शूबों को, स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करके उसके ऊपर एक जामिया प्लान दें नेक्टा के ज़रिए। उसके बाद जो पावर डिवीज़न है उसकी एक तफसीली काबीना को ब्रीफिंग दी गई। आज सुबह भी जो पहला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एजेंडा था वो पावर डिवीज़न के ऊपर और पेट्रोलियम के ऊपर एक ब्रीफिंग दी गई। और इस वक्त जो लोड शेडिंग के हालात हैं वो मैं कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुकी हूँ कि जिस वक्त हुकूमत संभाली गई तो 27 यूनिट्स बंद थे। 5,500 मेगावाट बिजली की जो ट्रांसमिशन है तरसील वो बंद थी फोर्स आउटेजेस की वजह से, जो कि मुरम्मत नहीं हो सके इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से। और बाकी जो 4,500 टोटल 11,000 के करीब ये बिजली जो सिस्टम में मौजूद है वो पाकिस्तान की आवाम को नहीं दी जा रही थी, जो नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बना कर गए थे वो इनको नहीं दी गई। तो उसमें 2 हफ्ते के अंदर अंदर ना सिर्फ उन प्लांट्स की मुरम्मत हुई, उन 27 में से अब सिर्फ आज के डेटा के मुताबिक 4 यूनिट्स ऐसे हैं जो 7 यूनिट्स और 3 प्लांट्स ऐसे हैं जो रह गए हैं जिसकी फौरी तौर पर मुरम्मत की हदायत दे दी गई थी और अभी वो बहुत जल्द वो भी सिस्टम में बिजली आना शुरू हो जाएगी। 7 मई के बाद जो ईंधन और फ्यूल की प्रॉब्लम है जो आधी 11,000 में से बिजली नहीं मिल रही थी, बंद पड़ी थी पैदावार जो मौजूद है, वो भी इंशाल्लाह 7 मई के बाद उसकी भी जो नॉर्मलसी है वो कायम कर दी जाएगी। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हदायत की थी कि मुझे 1 मई के बाद ज़ीरो लोड शेडिंग चाहिए। इस वक्त सिस्टम के अंदर 18,727 मेगावाट बिजली पैदावारी मौजूद है और जिसके अंदर इस वक्त 500 से 2,000 की शॉर्टफॉल आ रही है जो डिफरेंट फीडर्स के ऊपर है। और उसकी ये जो मुरम्मत वाले प्लांट्स हैं और फ्यूल की जो फरामी है उसके बाद बंदोबस्त जो है उसके बाद ये भी इंशाल्लाह इस पर भी काबू पा लिया जाएगा। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो होर्डिंग का मसला है जिसकी वजह से आज किसान भी मुश्किल में हैं, जो डीज़ल की होर्डिंग का मसला है उस पर भी हदायत जारी कर दी है और उसमें काफ़ी कमी भी आई है। आज हमें रिपोर्ट्स भी मिली हैं, सूबाई लेवल पे भी मिली हैं कि जो पेट्रोल पम्प्स जिस पे ये होर्डिंग जारी थी तो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ों से उनको ये इसका जो ख़ात्मा है वो बहुत ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान की आवाम को भी बिलखसूस किसानों को जो डीज़ल की फरामी है उसको यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ आज मैं ये भी ज़रूर कहना चाहती हूँ, ये तो था कि काबीना से रिलेटेड जो ब्रीफिंग थी वो हो गई। अब आपने देखा कि एक साहब जो 2014 में कंटेनर पर थे, 2018 में आरटीएस बैठाकर मुसल्लत किए गए और 4 साल हुकूमत में रहे। उसके बाद अब 2 हफ्ते से दोबारा कंटेनर पर चढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी तकरीर की कैसेट नहीं बदली। उस वक़्त भी वो इल्ज़ाम लगाते थे कि चोर और दूसरों पे इल्ज़ाम, करप्शन का इल्ज़ाम। जिस वक्त 4 साल हुकूमत में रहे तमाम केसेस बनाए, सजाए मौत की चक्कियों में डाला। जहाँ करप्शन का केस नहीं बनता था वहाँ हेरोइन का केस बनाया, जहाँ करप्शन का केस नहीं बनता था वहाँ एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस बनाया, नैब को इस्तेमाल किया, FIA को इस्तेमाल किया। हर सियासी मुखालिफ उनकी बच्चियाँ, उनकी बहनों को इस बदबूदार एहतसाब का निशाना बनाया और आखिरकार 4 साल के बाद एक भी इल्ज़ाम ना मनी लॉन्ड्रिंग का, ना करप्शन का, ना मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का, ना एसिड बियॉन्ड मीन्स का साबित नहीं हुआ। और अदालतों से उन लोगों को जिन पर ये सुबह दोपहर शाम इल्ज़ाम लगाते थे वो सुरखरू हुए अदालतों से, उनको बेल्स मिली। यहाँ तक कि इनकी उस इंतकाम की जब एपेटाइट है वो मुकम्मल नहीं हुई तो उन्होंने NCA में जाकर अपने कागजात दिए। वो जो यहाँ फ्रंट मैन शहजाद अकबर साहब की शक्ल में एक मौसूफ बैठे थे जो भाग चुके हैं अभी इस वक्त, लेकिन वापस लाना भी आता है, तो वो उन्होंने NCA में भी वो नैब के कागजात दिए, FIA के कागजात दिए, वहाँ भी इनको इनके मुंह पर, इनके एहतसाब पर तमाचे पड़े। लेकिन इनको आज भी जब तकरीर करते हैं, आज कह रहे थे कि मैं उस पर भी आऊँगी, लेकिन आज भी जो तकरीर करते हैं वही कैसेट, वही तकरीर। अब वजारत इत्तलात हमारे पास है, हम आपको एक अच्छा स्पीच राइटर देते हैं जो कम से कम आपको ये बताए कि आज पाकिस्तान की आवाम महंगाई, बेरोज़गारी, माशी तबाही के सवाल पूछ रही है, उसके जवाब में तकरीर लिखें। क्योंकि 4 साल आप इक़्तिदार पर चिमटे रहे, मुसल्लत रहे,
तो ये जो आप आज इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये इनका इतना पैसा बाहर है, तो क्यों नहीं वो पैसा पाकिस्तान लाए? जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं करप्शन साबित की? तमाम रिकॉर्ड नैब का, FIA का आपके पास मौजूद था। आपने जब वहाँ अदारों से कुछ नहीं मिला, जब DG FIA ने कहा ये केसेस नहीं बनते बशीर मेमन साहब ने, आपने एसेट रिकवरी यूनिट बना लिया और शहजाद अकबर साहब को वहाँ रख दिया। शहजाद अकबर साहब डायरेक्शंस देते थे अब नैब को कि किसको गिरफ्तार करना है, FIA को किसको गिरफ्तार करना है, किसके ऊपर केसेस बनाने। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक इल्ज़ाम साबित नहीं हो गया और आज फिर उसी मुंह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आज पाकिस्तान की अवाम पूछती है कि अगर चोरी हुई थी, अगर करप्शन हुई थी, अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, अगर बाहर पैसा गैर कानूनी तौर पर पड़ा है, तो 4 साल में वो करप्शन साबित क्यों नहीं हुई? वो पैसा वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि ये झूठ बोल रहे थे, ये इल्ज़ाम लगा रहे थे। और आज भी यही बातें इसलिए हो रही हैं, ये बातें इसलिए हो रही हैं कि कारकर्दगी सिफर है। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो रोज़ धमकी, गुंडागर्दी, और आज मैं देख रही थी कि इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे। इस्तीफ़ा तो आपको देना चाहिए था उस वक़्त जब इक़्तिदार से चिमटे हुए थे और 60 लाख लोगों को बेरोज़गार किया, 43,000 अरब का कर्जा लिया, महंगाई की शरह 16% पर पहुंचाई, तरक्की की शरह मनफी की, और आज भी वो 2018 से कम है। इस्तीफ़ा आपको देना चाहिए था। आपने कश्मीर फरोशी की, इस्तीफ़ा आपको देना चाहिए था। और आज इलेक्शन कमीशन आपसे मांगे, पूछे सवाल, तो इलेक्शन कमिश्नर दे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे इस्तीफ़ा। क्यों? और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपसे पूछे फॉरेन फंडिंग 70 लाख डॉलर का हिसाब मांगे, मनी लॉन्ड्रिंग का, जो आपकी जेबों में गया, जो आपके पर्सनल अकाउंट्स में गया, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने दिया, और उसके बाद जो गैर कानूनी फंडिंग जो आपने गैर मुल्कियों से ली, उसको आपने डिक्लेयर नहीं किया, जो स्टेट बैंक ने डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया, वो आपका फैसला आने वाला है। तो इलेक्शन कमीशन दे इस्तीफा और कराए इलेक्शन। क्यों कराए इलेक्शन? इलेक्शन होंगे मुकर्ररा वक्त पर। इमरान खान को इलेक्शन नहीं, इमरान खान को शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डर लगता है। इमरान खान को शहबाज शरीफ के खिदमत के जज्बे से डर लगता है। इमरान खान साहब को ये पता है कि 2 हफ्ते में चीनी 85 रुपए से 70 रुपए हो गई है। इमरान खान को ये पता है कि 2 हफ्ते में आटा 550 से 400 रुपए हो गया है। इमरान खान साहब को ये पता है कि आज लोग मेट्रो पे बाइज्जत तरीके से, जो 4 साल से मंसूबा बंद था, वो 5 दिन में चलाकर आज लोग पेशावर मोड़, फैजाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से जो 2-2, 3-3 हज़ार रुपया टैक्सी का देकर जाते थे, आज मेट्रो पे बाइज्जत सवारी पे एयरपोर्ट जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब को बात पता है। और इमरान खान साहब को ये बात भी पता है कि जो बिजली लोड शेडिंग, महंगी बिजली, जो 27 प्लांट्स बंद थे जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही थी, वो 2 हफ्ते में प्लांट्स भी चल रहे हैं, आवाम को बिजली भी मिल रही है, लोड शेडिंग में कमी भी आ रही है। और जिस तरह 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर गए थे, आइंदा अगर 18,000 मेगावाट बिजली बना दी तो इनकी शक्ल कोई याद नहीं करेगा। इनको इस बात का पता है, इसलिए ये जो है ना इलेक्शन की गर्दान, ये इन्होंने लगाई हुई है। असल में इनको इलेक्शन नहीं चाहिए, असल में इनको ये बात पता है कि अगर पाकिस्तान, ये कोalition गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रह गए, वो कोalition गवर्नमेंट जो वफाक के हकूक़ का भी मुहाफ़िज़ होगी और जो पाकिस्तान के रिलीफ की भी मुहाफ़िज़ होगी। और अगर ये तरक्याती मंसूबे, अगर महंगाई इसी तरह नीचे आती रही, अगर रोज़गार के मंसूबे पाकिस्तान की आवाम को मिल गए, तो इमरान खान साहब से तो अभी सवाल हो रहे हैं, उसके बाद इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम को भी बताना चाहती हूँ और इमरान खान साहब को भी बताना चाहती हूँ कि खौफ सिर्फ शहबाज शरीफ की मकबूलियत का है, खौफ सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिदमत के जज्बे और कोalition गवर्नमेंट के खिदमत के जज्बे और तरजीहात का है। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा और जो IMF और जो माशी मईशत के अंदर दहशत गर्दी की है, जिस किस्म की दहशत गर्दी करके गए हैं, जो आज पाकिस्तान की आवाम उसका खमियाजा भुगत रही है,
चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो मुफलसी हो, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, बिजली हो, गैस हो, वो इनकी नालायकी की वजह से आज महंगी है, ये इनको बात पता है। इसलिए इस पर तो कोई तकरीर नहीं, इस पर तो कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कराओ, क्यों कराओ इलेक्शन? और अगर इलेक्शन कराने का कोई जज्बा रखता है ना, तो वो रखते हैं जिनको ये बात का यकीन है कि अगर आरटीएस नहीं बैठेगा, अगर डस्का की धुंध नहीं छाएगी, अगर इलेक्शन कमीशन के डब्बे नहीं उठाए जाएंगे, तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो 2018 में भी इलेक्शन जीती थी और इंशाल्लाह अगले आने वाले इलेक्शन भी पाकिस्तान की आवाम उनको जीतने देगी। उसके बाद कहते हैं मेरे ज़माने में, नहीं कह रहे हैं कि मेरा ब्लैकआउट हो रहा है, मेरा ब्लैकआउट किया जा रहा है, और फिर कह रहे हैं मेरे ज़माने में ब्लैकआउट नहीं होता था। आपके ज़माने में ब्लैकआउट नहीं होता था? आपके ज़माने में ब्लैकआउट नहीं, सहाफ़ियों की पसलियां तोड़ी जाती थी, सहाफ़ियों को गोलियां मारी जाती थी, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, सहाफ़ियों के प्रोग्राम्स बंद कराए गए, चैनल्स की बंदिश कराई गई, सहाफ़ियों को जेलों में डाला गया, सहाफ़ियों के ऊपर नैब के केसेस बनाए गए, और आज कह रहे हैं कि मेरे ज़माने में ये नहीं होता था। एक तो मीडिया की सेंसरशिप, जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, वो किसके ज़माने में आ रही थी इमरान खान साहब? वो आपके ज़माने में आ रही थी कि जो कंट्रोल ना हुआ, जिसकी आर्म ट्विस्टिंग ना हुई, जिसकी धमकी से कोई चीज़ ना चली, मीडिया ने आपकी ये हुक्म मानने से इनकार किया, आपकी गुंडागर्दी से इनकार किया, आपकी बदमाशी से इनकार किया, मीडिया वर्कर्स को बेरोजगार किया गया, मीडिया हाउसेस को माशी तौर पर कंट्रोल किया गया और उन्होंने ले ऑफ किया लोगों को। वो सहाफ़ी जिनके घर में आज रोटी नहीं है, वो आपके ज़माने में हुआ। वो सहाफ़ी जिनको पे तशद्दुद हुआ, गुंडागर्दी हुई, वो आपके ज़माने में हुई। वो सहाफ़ी जिनके प्रोग्राम्स बंद किए गए, वो आपके ज़माने में हुए। अगर इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम से रोटी छीनी गई, चीनी छीनी गई, आटा छीना गया, महंगी बिजली गैस दी गई, तो वो आपके ज़माने में हुआ। अगर मुल्क की 75 साला तारीख में किसी ने कश्मीर की तरफ आंख उठाकर मोदी ने देखा, तो कश्मीर फरोशी आपके ज़माने में हुई। अगर मुल्क के अंदर आज मईशत तबाह है, अगर मईशत को गुलाम बनाया गया, तो वो आपके ज़माने में हुआ। इसलिए ये लेक्चर ना दें कि आपके ज़माने में क्या होता था। पाकिस्तान की आवाम 2 हफ्ते पहले की बात भूली नहीं है, अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, और आपकी गलाजत और आपका गंद साफ कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद ये जो अभी आज वो मेरा ख्याल है 60-70 लोग होंगे, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 100 कर लें लाहौर में, और जो बातें कर रहे हैं अभी खड़े होकर कि मेरे ज़माने में सहाफ़त कितनी आज़ाद थी, तो वो सहाफ़ी मेरे सामने भी बैठे हैं, मीडिया हाउसेस भी चल रहे हैं, और जो बात करते हैं मेरा ब्लैकआउट हो रहा है, वो ब्लैकआउट हो रहा आपका पाकिस्तान की आवाम कर रही है, पाकिस्तान की सियासत से, जिनको आपने बेरोज़गार किया है। मीडिया पे आपका ब्लैकआउट नहीं हो रहा, क्योंकि मीडिया आजकल जो हुकूमत है, ना वो इजहार राय पर पाबंदी पे बिलीव करती है, ना वो सेंसरशिप पे बिलीव करती है। और आज जब स्टैंडिंग कमेटी सेनेट का इजलास हो रहा था, तो उसमें भी ये बात उठाई गई, और उसमें फैसल जावेद साहब ने जब पेमरा से सवाल किया, क्योंकि वजारत जो इतलात है वो हमारे ज़माने में जब भी होती है पेमरा आज़ाद होता है, इस तरह पेमरा जकड़ा नहीं होता जिस तरह आपके ज़माने में था। तो उससे डेटा मांगा गया जब, तो कोई डेटा नहीं था कि किस केबल के ऊपर बंदिश थी। तो ये झूठ, आपके जो झूठ है ना, वो अब आप झूठ बोल बोल के सियासत नहीं कर सकते। अब आप लोगों की पगड़ियां उछाल कर सियासत नहीं कर सकते। अब आप अपनी कारकर्दगी का जवाब दें और फिर सियासत करें। इसलिए ब्लैकआउट और पाकिस्तान की सियासत से हो रहे हैं। ब्लैकआउट आपको पाकिस्तान की आवाम कर रही है। ब्लैकआउट अगर आपको कोई कर रहा है तो वो आपकी कारकर्दगी कर रही है। आपका वो अमाल नामा जो पाकिस्तान की आवाम को दोनों हाथों से कार्टल्स और माफिया को दाएं और बाएं बिठाकर लूटा, वो आपका ब्लैकआउट हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि इलेक्शन क्यों कराओ,
क्योंकि अभी तो 2 हफ्ते की कारकर्दगी, और इंशाअल्लाह इस काबीना की, इस हकूमत की, तमाम कोएलिशन पार्टनर्स की तरजीह सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ किया जाए। 4 साल हर शोबा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो, टीचर्स हो, नर्सेज हो, जो शोबा जो इनकी माशी दहशत गर्दी का शिकार हुआ है, उसको इंशाल्लाह हम रिलीफ देंगे। और आखिर में कह रहे हैं डोनाल्ड लू ने एम्बेसडर को बुलाकर धमकी दी, ये तकरीर फरमा रहे थे आज। वो कागज़ इसलिए लहराया जा रहा है क्योंकि वो कागज़ जो लहराया जा रहा है ना साजिश का, वो इसलिए लहराया जा रहा है कि कारकर्दगी का सफ़ा खाली है, उसके ऊपर एक लाइन भी नहीं है। 1 करोड़ नौकरी में से 1 करोड़ नौकरी भी दर्ज नहीं है। 50 लाख घर में से इस सफ़े के ऊपर एक घर भी दर्ज नहीं है। माशी तरक्की, महंगाई के वो काले इंडिकेटर्स हैं जिसका आज पाकिस्तान की आवाम खमियाजा भुगत रही है। 1 मेगावाट बिजली इस कारकर्दगी के सफ़े पर दर्ज नहीं है, बल्कि जो बिजली थी वो इनसे मुरम्मत नहीं हो सकी। तो इस खाली सफ़े कारकर्दगी के ऊपर साजिश का बयानिया, वो भी झूठा, वो कितनी देर चलाओगे, कितनी देर चलेगा? डोनाल्ड लू ने अगर धमकी दी थी तो फिर 7 तारीख को मीटिंग हुई तो 8 तारीख को धमकी दी थी अगर आपके बकौल, तो 28 तारीख को याद आई। और 16 मार्च को उसी डोनाल्ड लू ने जो आपके मुताबिक धमकी दी थी, तो 16 मार्च को की नोट स्पीकर क्यों बुलाया था इमरान खान साहब? वो तो धमकी दे रहा था आपको। और ये कौन सी धमकी है? ये कौन सी इंटरनेशनल बैरूनी धमकी है जो आपको बुलाकर, आपके सफ़ीर को बुलाकर बताया, आओ बताएं हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? मतलब कोई तो शर्म करें, कोई तो आप में अकल होनी चाहिए कि ये इस किस्म का जो बयानिया है, ये ना पाकिस्तान की आवाम इस पे यकीन रखती है, और आप ये कितनी देर कागज़ जो है वो लहरा लेंगे। बात ये है कि धरने में फॉरेन फंडिंग के ज़रिए मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने की कोशिश की, कुर्सी पर मुसल्लत रहकर माशी दहशत गर्दी कर कर, मुल्क को गरीब करके, आवाम को भूखा करके, आवाम को मुफलिस करके, कश्मीर फरोशी करके, गैस, आटा, दवाई महंगी करके, रोटी, आटा, चीनी आवाम से छीन कर, मुल्क के लिए 43,000 अरब का कर्जा छोड़कर, महंगाई की शरह 16% पर, तरक्की की शरह मनफी से 4% पर रख कर कहते हो साजिश कोई और कर रहा है। अगर इस मुल्क में किसी ने अवाम के ख़िलाफ़ कुर्सी पर मुसल्लत होकर साजिश की है तो उसका नाम इमरान खान है। इसलिए ये ना कागज़ लहराओ, वो कारकर्दगी का सफ़ा भरने की कोशिश करो। जो पाकिस्तान की अवाम इस खाली कारकर्दगी के सफ़े पर सवालात दर्ज हैं, और उनको जवाब दो कि जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, उस पे भी झूठ बोला। ऑपोजिशन, सियासी मुखालफीन के खिलाफ तो झूठ बोला, झूठे इल्ज़ामात लगाए, लेकिन जो दावे और वादे पाकिस्तान की आवाम से किए थे वो सफ़ा भी खाली है। इन सफ़ों को भरो, वरना पाकिस्तान की आवाम जिस तरह तुम्हारा ब्लैकआउट करेगी तो पाकिस्तान की तारीख में भी तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जी शाकिर अब्बासी साहब, न्यूज़ से। मैडम, सीएम के ऐलानिया के बावजूद इमरान खान इस बात को मानने को तैयार नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हुई है और आज वो 20 लाख लोगों को इत्तेफाक लाने की कॉल भी भेजते हैं। उसकी जो मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट में ओपन समात का, इसकी आपकी गवर्नमेंट हमायत क्यों नहीं करती कि ये जजिया ख़त्म और मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम है वो ख़त्म हो सके? मुल्क में बिल्कुल कोई सियासी इस्तेकाम नहीं है, अदम इस्तेकाम नहीं है कोई भी। मुल्क बड़ा सुकून से हुकूमत अपना काम कर रही है, पाकिस्तान की आवाम को हर रोज़ रिलीफ दे रही है, पाकिस्तान की आवाम के लिए हर रोज़ खुशखबरी है। पाकिस्तान की आवाम जो पिछले 4 साल जिन दुखों में रही उसमें सुख की नवीद है, और बिल्कुल जमहूरी हक है। आप सड़कों पे भी होंगे तो हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आप जो आपने करना है आप करें, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। इसलिए ये बिल्कुल आप अपने दिमागों से निकाल दें,
इंशाल्लाह 75 इयर्स गोल्डन जुबली पाकिस्तान की आ रही है, हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे, पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर पुरअमन करेंगे। इंतशार वाले जो हैं वो इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत नहीं है, नफ़रत फैलाने वाले मुल्क पर मुसल्लत नहीं है। 75वीं सालगिरह पर इंशाल्लाह अज़्म करेंगे कि पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करे, खुशहाल रहे और आगे बढ़े, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम को महंगाई और बेरोज़गारी से छुटकारा हासिल करेंगे। आप सब भी मिलकर इधर ये नेगेटिविटी की तरफ फोकस करने से बेहतर है आए सब मिलकर पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करें ऑफ इंडिपेंडेंस। सनाउल्लाह साहब आपसे मैडम 2-3 सवाल है। एक तो आपको याद होगा पिछले दौर में 3-4 साथियों को अगवा किया गया, एक को गोली भी मारी गई, मतीउल्लाह को अगवा किया गया, उसको भी मारने का इरादा था। असद अली तूर के घर में घुस के मारा गया और आप कमेटियों में डिमांड करती रही कि इनके जो जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। उनकी वीडियो भी आ गई है, निशानदेही भी हो गई है। आपकी हुकूमत कब उनको गिरफ्तार करेगी? बिल्कुल जी, ये आज जी जी दूसरा सवाल ये है कि आप मीडिया की बात कर रही थी, मीडिया ओनर्स ने कार्टन बनाए हुए हैं, आपको शायद अंदाजा होगा, आपको पता होगा और आपसे भी हम मिलते होंगे। लोगों की 2-2.5 साल पहले कटौतियाँ की गई, तनख्वाहें कम की गई, लोगों को निकाला गया, आज तक कोई बात नहीं हुआ और आज भी वो मीडिया मालकान के कार्टन मौजूद हैं और अभी भी वो यही काम कर रहे हैं। और लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपसे पूछा था कि आपकी वजारत में मुख्तलिफ इदारों में PTI के सोशल मीडिया विंग को भर्ती किया गया और दबा के भर्ती किया गया और आज भी लोग बैठे हैं। आपको मैंने बताया भी था, लिस्टें भी हैं, सब जगह मौजूद हैं और वो रात को शाम को कहाँ काम करते हैं आपको नहीं पता। उनके जिम्मेदार कौन है जिन्होंने उनको भर्ती किया और उनको आपने 1.5 हफ्ते में क्या किया? वो इंक्वायरियाँ की हैं, PTV में है, बाकी इदारों में सब जगह। इसके लिए तो पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। पहला सवाल नहीं सर, मैं पूरे सवालों के जवाब दूंगी। पहला आपने सवाल किया जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी का और जो वाक़यात आपने साइट किए, मैंने भी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम वाक़यात साइट किए थे और इसके ऊपर भी एक वाज़िया डायरेक्शन, आप कल मौजूद भी थे जो प्राइम मिनिस्टर साहब के वहाँ मीटिंग थी, उसमें भी ये वाज़िया डायरेक्शन है। बिल्कुल ये तमाम केसेस हमारे सामने हैं, जो सिक्योरिटी और सेफ्टी का बिल भी है, जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन तो एक बात, लेकिन इसकी जड़ को ख़त्म करना पड़ेगा कि कोई भी अपने मकासद के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए सहाफ़ियों के ऊपर जो तशद्दुद है ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। और इसको कैसे हम इसकी बंदिश कर सकते हैं वो आप सब के साथ मिलकर, मीडिया वर्कर्स के साथ, रिपोर्टर्स के साथ मिलकर कोई ऐसा मेकनिज़म बनाने की ज़रूरत है जिसकी हम तरजीह जो हंगामी बुनियाद पर इसको हम करेंगे। और जो सिक्योरिटी और सेफ्टी का बिल है वो ह्यूमन राइट्स की वजारत के अंदर है मेरी, उसमें भी कंप्लीट एक मीटिंग हो चुकी है और इसको भी हम फौरी तौर पर फ़ाल करेंगे। वेज बोर्ड एक बिल्कुल गैर फ़ाल हुआ है इस वक्त, चेयरमैन भी गालिबन उसका है या अभी तक उसको अपॉइंट नहीं किया गया, तो वो भी हम करेंगे। और जॉइंट एक्शन कमेटी के अंदर वाज़िया तौर पर हमने जितने वहाँ PFUJ की भी रिप्रेजेंटेशन थी, मीडिया हाउसेस की भी थी, उन सब के साथ मिलके जो आपके तनख्वाहों का मसला है जो नहीं मिलती वक्त पर, वो ऐसा मेकनिज़म होगा कि इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट का बिज़नेस होगा उससे सबसे पहले आपको तनख्वाह मिलेगी। और फिर आपने चौथा सवाल किया कि सोशल मीडिया, तीसरा सवाल सोशल मीडिया पे आपने ये बात की कि 2018 में जब मैं मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थी, एक इल्ज़ाम कोई ये नहीं लगा सका कि एक भी सियासी भर्ती हुई हो, एक भी। हालांकि नैब को भी छोड़ा गया, FIA के भी केसेस बनाने की कोशिश की गई कि कहीं से कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला का फजलो करम है कि कोई वसाइल या कोई इख्तियार ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे रियासत और हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़ हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दौर में ऐसी सियासी भर्तियाँ हुई जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल लिस्ट मौजूद हैं, उनको फ़िल्टर भी किया गया है। डिजिटल मीडिया विंग जो है वो पहली किस्त थी उसको फ़िल्टर करने की, जिसके अंदर ये तमाम लोग मौजूद थे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तरों में रात को काम करते हैं और दिन को हुकूमत को गालियाँ देते हैं और रियासत को गालियाँ देते हैं और अदारों को गालियाँ देते हैं। तो इसका पूरा तदारुक किया जा रहा है और जितने लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं जो इस किस्म की मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज काम करते हैं और एक जमात के लिए काम कर रहे हैं बल्कि हुकूमत के लिए नहीं, वो हुकूमत पाकिस्तान के मुलाज़मीन नहीं रहेंगे। आखिरी भी आपका एक सवाल था, ये तो दो गए थे। अच्छा चले, थैंक यू। जी मैंने कहा है कि बिल्कुल इसको तरजीह फौरी बुनियाद पर लिया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा।
देखिए, इसमें वाज़िया तौर पे प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बात कह चुके हैं, ये उनसे भी सवाल बहुत होते हैं कि जिसने एक पाई भी मुल्क की चोरी की है या लूट मार की है, कानून उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम उसको कानून के कटहरे में लाएंगे। ये बहुत बात वाज़िया है कि यहाँ इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं होंगी, जो भी बात होगी वो कानून के दायरे में होगी, वो इंस्टीट्यूशंस करेंगे। FIA मौजूद है। मैं आज ये ऐलान नहीं करूँगी कि कल कौन गिरफ्तार हो रहा है, जो 4 साल होता रहा है। मैं नैब को कोई डायरेक्शन नहीं दूंगी या वजीर आजम हाउस में बैठा कोई शख्स FIA को डायरेक्शन नहीं देगा कि आज राना सनाउल्लाह को पकड़ लो या आज शाहिद खकान अब्बासी को गिरफ्तार कर लो। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन जहाँ जहाँ गलत काम हुआ है, हुकूमत का, नेशनल एक्सचेकर का पैसा ज़ाया हुआ है, लूट मार हुई है, वो सब का जवाब देना पड़ेगा। अगर फारूक साहब ARY से मैडम ये पूछना था कि निसार डार साहब को पासपोर्ट जारी हुआ है या नहीं और वो वतन वापस आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि उनके हवाले से एक फैसला भी था। तो इसी तरह मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो उनकी वतन वापसी है कि बिल्कुल वतन उनका है, वतन वापस भी आएंगे। पासपोर्ट उनका हक था, उनको मिला। ये छोटी जहनीत की हुकूमत मुसल्लत थी। कोई कानून पाकिस्तानी को उसके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से महरूम नहीं कर सकता, और उसी के तनाजुर में उसी कानून के मुताबिक उनको उनके पासपोर्ट्स मिले। जब उनका दिल करेगा पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान उनका मुल्क है, यहाँ आने से भी उनको कोई नहीं रोक सकता। यासर मदन दुनिया से जी मैं आज अभी कुछ ही देर में तफसीली प्रोग्राम, मैंने अभी कर्टन रेजर तो इशू कर दिया है। कल इंशाल्लाह 2 बजे यहाँ से रवानगी है, और बहुत ही स्ट्रेटिजिक, क्योंकि सऊदी अरेबिया हमारा बड़ा दरीना दोस्त है, और जो दौरा है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप्स की तरफ हम वज़ीर आज़म की और सऊदी अरब की जो क़यादत है उसका एक विज़न है, और उसी के मुताबिक जो पाकिस्तान की आवाम के लिए और वहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके रिलीफ के लिए, लेकिन ऐसी स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप्स जो एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रियल जोन को, ट्रेड को तक़वियत दे, इस किस्म की स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप्स के लिए हम इंशाल्लाह वहाँ जा रहे हैं। उसकी तमाम तफसीलात मीडिया को प्रोग्रामिंग के लिए और कवरेज के लिए आज दे दी जाएगी। फहीम साहब 92 से ये इत्तला भी है कि पाकिस्तान को इस वक्त चूंकि बिजली बोर्ड का सामने है, ये भी इम्कान है कि पाकिस्तान ने डिमांड की सऊदी अरब से कि वैसे काम कर लिया जाए ताकि पाकिस्तान को देखिए, ये कबल अज़ वक्त है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि हर वो चीज़ जो कि एक स्ट्रेटिजिक विजन की तरफ जाए बल्कि वन ऑफ ना हो, उसकी तरफ फोकस है। थोड़ा सा फोकस इस वक्त तरजीहात जो हैं वो लॉन्ग टर्म है। फोकस ये है कि वन ऑफ चीज़ ना हो, लेकिन जैसे आपको मैंने पहले कहा कि हर तरह के हालात में सऊदी अरेबिया गमी में, खुशी में, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह जो सऊदी अरेबिया का दौरा है वो भी बहुत कामयाब दौरा इंशाल्लाह होगा। आखिरी सवाल, 1 मिनट इधर। फहीम साहब आखिरी सवाल 92 से। मैडम 2018 में इलेक्शन हुए, आपकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान का जो मैंडेट है वो जारी है, सिलेक्टेड है। 6 महीने पहले तक आपकी जमातें यानी PTM की जमातें सारी कहती थी कि नया इलेक्शन करेंगे। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि वो मैंडेट भी असली हो गया है, हकीकी हो गया और असम्बलियाँ भी असली हो गई। मैडम इसके साथ ही आईनी अदम एतमाद हुआ है। पार्लिमान ने उठाकर बाहर फेंका है एक नालायक, नाअहल चोर टोले को। आइन के मुताबिक इमरान खान साहब अपने इत्तेहादियों का, अपनी जमात के लोगों का जो एतमाद है उन्होंने खोया, और पार्लिमान ने उनको उठाकर बाहर फेंका। पाकिस्तान की आवाम ने उनको मुस्तरद किया है। और कुछ मैडम एक छोटा सा सवाल इधर से कि आपने जिस तरह मीडिया वर्कर्स की और जर्नलिस्ट की बात की, मतलब 3-4 साल से पिछले जो गुजरे हैं उसमें मतलब हाउसिंग फाउंडेशन का जो जर्नलिस्ट कोटा था हमारा 2%, जिसका मैंने आपसे पिछले दफा भी आपसे जिक्र किया था, उसका अभी तक वो ये पता लगा कि वो फाइल ही गुम हो गई है। तो उसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि हमने 2015 से जो लोगों ने पैसे जमा कराए हैं तो उससे उनका क्या कसूर है जिनको अभी तक मतलब ये नहीं पता लग रहा है कि उनका फाइल क्या है। मैंने जी, आप आए थे मेरे पास और इसके ऊपर मैंने अपनी सेक्रेटरी साहिबा को भी हदायत जारी की है। वो मुझे ईद के बाद, क्योंकि मैं कल जा रही हूँ, एक पूरा डेटा देंगी और इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के उस मसले को हल करेंगे। मैडम एक मिनट के लिए और फिर ये और भाई साहब